नैब के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं। एक तरफ अगर बात की जाए हुकूमत के रहनुमाओं की, सबसे पहले अगर हम शाहिद खाकान अब्बासी की बात कर लें तो उन्होंने कहा कि नैब एक ऐसा इदारा है जिसने मुल्क को मफलूज कर दिया। राना सना ने आज कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत बजरिया नैब चल रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा इस मुल्क में आजाद सियासत नहीं कर सकते, नैब मिलायन करती है। तमाम तर केसेस के अंदर नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट मौजूद हैं, लेकिन दूसरी जानिब नैब के हवाले से जो अमेंडमेंट दी थी हुकूमत ने, उसके ऊपर अब जो अपोजिशन है उसे बगैर किसी तरमीम के उस पर राजी हो चुकी है। यह खबर है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कौमी एहतसाब ब्यूरो के दरमियान तरमीमी कानून 2019 पर मामला तय हो गए हैं, यानी कि ऑपोजिशन जो अपनी तरमीम प्रपोज अमेंडमेंट लेकर आई थी उससे भी पीछे हट गई है। FATF के ऊपर भी वो बिल पास करवा ली है हुकूमत ने। हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन ने APC बनाई, बड़ी तकरीर की, लेकिन उस तकरीर के बाद हुकूमत को प्रेशर में आना चाहिए था, लेकिन ऑपोजिशन प्रेशर में आ गई, उनकी मुलाकातें रिवील हो गई। यानी ऑपोजिशन हर महाज के ऊपर भी बहुत कमजोर होती दिखाई दे रही है। और साथ ही शहबाज शरीफ साहब आज उनकी जो जमानत बुरी जमानत है पीर तक के लिए तोसी कर दी है, उनके गिरफ्तारी के भी चांसेस हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, लेकिन उनका ये एलामिया है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का ये जो है रिमार्क्स भी आ चुके हैं, फैसला भी आ चुका है कि अगर आपने जब फर्द जुर्म आयद हो जाए उसके बाद गिरफ्तारी के जवाज नहीं बनता तो उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। सीमा अनवार साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, राना अरशद साहब मुस्लिम लीग नून से और ज्ञान चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। राना अरशद साहब मैं आपसे आगाज करूं, अगर राना साहब ये क्या हो गया, एक तरफ पहली मुलाकात शेख रशीद ने कहा ठीक है आप लोगों ने मान ली एजेंडा GB था, दूसरी मुलाकात जी खुफिया मुलाकातें इनकार कर दिया, तीसरी मुलाकात 1-on-1 मुलाकात जुबैर साहब की, उन्होंने भी मान लिया, उन्हें बताया कि नहीं बताया, नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आ गया कि आइंदा मुलाकातें नहीं करनी, चौथी मुलाकात मौलाना फजल रहमान की, सारे मुलाकातें भी करते हैं फिर सख्त तकरीरें भी करते हैं, खुद ही कमजोर कर लिया, खुद ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, APC को सबोटैज करवा लिया आप लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकासुल्लाह, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी फहम फरासत पर आपको दाद देता हूँ कि आप माशाल्लाह मुझे दाद ना बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी बतौर एंकर आप को दाद देना पड़ेगी ना। अच्छा, इशू ये है कि काम करने वाला और ना करने वाले में फर्क होता है और फर्क वाज़ेह होता है। मैं अर्ज ये करूंगा, ये बात क्या कर रहा है ये रावलपिंडी का जो शख्स है जो हमेशा खुद कहता है कि मैं फलां गेट का चौकीदार हूं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान की फौज है। अच्छा। हम सब की फौज है, हमारे बेटे हमारे अजीजो अकारब वो फौज में हैं और वो फौज की सरहदों के मुहाफिज हैं। ये ताना देना कि जी जनाब फौज का नाम, मैं समझता हूं कि जो एक नौजवान बेटा ओथ लेता है, ओथ देता है आइन पर, और उसी तरह जब एक MP और MNA ओथ लेता है और फिर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ओथ लेता है, तो आइन को 1973 के आइन के पाबंद होते हैं। और जो बतौर ओहदा कैबिनेट मेंबर हो या वो किसी आला तरीन हकूमती ओहदे पर हो, जो आइन के मुताबिक राज होते हैं वो ऊपर नहीं होते। हाँ, ये कौन सा राज है भाई? मुलाकात आपकी रिक्वेस्ट पर हो, मैं ये नहीं बात कर रहा, मैं ये नहीं मैं बात मुलाकात की नहीं कर रहा। हाँ। बतौर ओथ मैं कह रहा हूं हर शख्स पाबंद होता है अपने ओथ का। अब मैं शेख रशीद की तरफ आता हूं भी। शेख रशीद जब कौमी इश्यूज होंगे, जब हम फाटा का इशू हो तो हम वोट दे रहे हैं इसी हुकूमत को जो नाहल हुकूमत भी है। जब FATF की बात हुई तो हमने कौमी असम्बली को उनको वोट दिया। यार एक माह पहले हमने वोट दिया, फिर हमें ताने मिले NRO के, फिर हमें ताने मिले। फिर जब कश्मीर का इशू होता है, फिर जब इंडिया का इशू होता है तो FATF के ऊपर है ना, हम FATF के ऊपर आपके अरकान जाकर गायब हो गए और उसके बाद हुकूमत देखें आपकी मेजोरिटी थी, आप 10 अरकान जायद थे, चले 4-5 जो आपके गैर हाजिर थे तिब्बी सतह पर। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है कि FATF के नाम पर अच्छा जो ये हो गया, अवाम अब की बात करें, अवाम के ऊपर जुल्म दर जुल्म करने के दरपे हैं। इशू ये है कि ये FATF का नाम लेकर वो टर्म एंड कंडीशन हमारे सामने क्यों नहीं रखते? ठीक है, ये क्यों ओले में रखते हैं? अरे यार ठीक है, वो हो गया। ये जो मुलाकात हुई है
इस मुलाकात देख लें, वो ये मुलाकात, ये जुबैर साहब के इंटरव्यूज देखे हैं 8 बजे 10 बजे। मैंने सुन लिया, आपने फरमा दिया, आपने जुबैर का भी नाम लिया। आप अब मुझे अर्ज करने दे। इशू ये है, जुबैर जाती हैसियत में मिलता है, उसने उस चीज को एडमिट किया। और जब जनरल साहब के बच्चे की शादी होती है तो बहुत से लोगों को, अगर आप वो फुटेज निकाल लें, जब उनके बेटे का वलीमा था तो मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी कॉल किया हुआ था, पीटीए के वो एक आप देखेंगे तो काफी गैदरिंग थी। वो ठीक है। और फिर जब जुबैर ने खुद कहा कि उसका भाई जो है, जिसका नाम मेरा ख्याल है कि असद उमर ही है, और उन दोनों के बाप जो थे वो एक जनरल थे। ठीक है। और वो अगर पार्टी मुख्तलिफ है तो वहां पर बैठे जो बात हुई, वो जो शेख रशीद चिपकली कह रहा था, मुझे तो शर्म आती है, उसको भी शर्म आनी चाहिए कि वो एक साबका गवर्नर को किस नाम से आगे पीछे तो वो जूते पालिश करता है। तो भाई जुबैर उमर का बेटा बाप भी तो जर्नैल था ना। ठीक है। और जो मियां नवाज साहब ने कहा, बिल्कुल हम समझते हैं कि जो भी मुलाकात हो, अगर होनी होगी जरूरी तो हम करेंगे, अल्लानिया करेंगे, छुप के नहीं करेंगे। लेकिन जैसे परवेज लाही ने कहा कि इमरान खान साहब मिलते रहे और हमारे एमपी और एमएनए को तोड़ते रहे, जनरल पाशा का नाम लिया, सारी दुनिया को पता है। और आज ये परवेज ने इमरान खान साहब की तरफ आता हूं, एलानिया जो आपने बोल दिया ना कि इसकी तरफ आता हूं, इट मींस कि ये वाली एलानिया नहीं थी, ये गैर एलानिया थी। ये गैर एलानिया नहीं थी, ये कौमी इशू पर थी। ये भी नहीं पता, और ये कौमी इशू पर थी, और ये ऐसी कौमी इशू पर होनी चाहिए। अरे यार ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूं ना कि एलानिया या पहली जो हुई है गैर एलानिया, और ये ट्वीट पता नहीं नवाज शरीफ का या मरियम का है, शेख रशीद तो भी कह रहे थे कि ये लाहौर से चल रहा है। बहरहाल मैं आपकी तरफ आता हूं। आप लोगों को तो बड़ा इंजॉय हो रहा होगा कि बड़ा मुश्किल वक्त आना था एपीसी में 22, लेकिन उसके बाद ये मुलाकातें, ये जो शेख रशीद साहब सारी बातें कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब को बता के कर रहे हैं कि खुद ही किए जा रहे हैं? थैंक यू सो मच वकास। पहले तो मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाने दीजिए कि राना साहब का ताल्लुक कौन सी नून लीग से है। मतलब इस वक्त तो जिस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, वो भी एक तारुफ करवाना जरूरी है कि कौन से धड़े से है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि इनकी अपनी आपस में तो बन जाए। मुल्क के इन्होंने क्या हमारी एपीसी में हमारे खिलाफ वोट करना है? आप प्राइम मिनिस्टर के वक्त का वोट देख लें, आप सदर के वोट का टाइम का वोट देख लें, आप सेनेट के टाइम का वोट देख लें, आप फैटफ के वोट का देख लें कि किस तरह इन्होंने आपस में ही तोड़ फोड़ शुरू की। तो इन्होंने हमारे खिलाफ क्या एजेंडा उठाना है? अच्छा जी। तो इनमें तो इतनी ना करेज है इखलाकी तौर पर, और मैं समझती हूँ ना इनमें इतनी कोई जरूरत है। अब बात करते हैं हम कि मुलाकातें देखें, ये अब इतनी क्लियर बात हो चुकी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हों या नवाज शरीफ हो, जब ये फौज के खिलाफ बयानात दागते हैं, या जब हमारी जुडिशरी के खिलाफ दागते हैं, या हमारे नैब के खिलाफ दागते हैं, और फिर उन्हीं की ही गोद में जाके बैठ जाते हैं, तो वो कितनी स्टेटमेंट डिफरेंट हो जाती है। या उनको आप क्या मुनाफकत नहीं कहेंगे कि एक वक्त में वो गालियां दे रहे होते हैं बाहर अंदर खड़े होके, फिर एक वक्त में उनकी फेवर में बयानात चल रहे होते हैं, फिर मुलाकातें भी चल रही होती हैं। तो ये बिल्कुल शेख रशीद ने अगर कुछ कहा है तो मैं नहीं समझती। शेख रशीद खुद भी एक लीडर है, उनकी एक अपनी जमात है, वो बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट डिफरेंट भी हो सकती है, बट ऐसा नहीं होता कि खान साहब को पता ना हो। बयान एटलीस्ट देने के बाद जरूर उन तक रिपोर्ट पहुंचती भी है, और देने के बाद ही पहुंचती है ना, जाहिर बात है, क्योंकि मैंने आपको अर्ज किया कि उनकी अपनी एक जमात और बड़ा हैवी वोट है, लिहाजा उस बात को वो डिनाई नहीं किया जा सकता। और फिर बिलावल भुट्टो का ये कहना कि कौमी सलामती में मैं उस वक्त तक नहीं आऊंगा अगर शेख रशीद बैठे हुए होंगे, ये क्या बयान है? तो उसका मेरा ख्याल है कि शेख रशीद का इस तरह बयान देना या इस तरह गुस्से में आना बिल्कुल नेचुरल है। देखिए एक बात याद रखिए, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे हमजा शहबाज हो, चाहे बिलावल भुट्टो हो, जो इनके बड़ों का था वो इनका वेट नहीं है, इस चीज को समझने की जरूरत है। तो मैं नहीं समझती कि इतने बड़े बड़े लीडर्स इमरान खान या शेख रशीद या किसी को भी आप ले लें, तो वो इनके जो छोटे हैं यानी मरियम नवाज और ये बिलावल भुट्टो, कि इनके बयानात या इनके अंडर काम करेंगे? इम्पॉसिबल। तो ये तो हो ही नहीं सकता। लिहाजा आपको अपने सीनियर्स की कदर करनी चाहिए, और इस तरह के बयानात देते हुए आपको 100 बार पहले सोचना चाहिए। ठीक है, क्यों सेनेटर साहब क्यों कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के शेख रशीद होंगे तो मैं उस मीटिंग में कौमी सलामती की भी हुई तो नहीं जाऊंगा? लेकिन शेख रशीद की जो बात है, अगर इन कैमरा सेशन था और सिक्योरिटी इश्यूज पे सेशन था और पूरी नेशनल जो लीडरशिप है वो वहां पे मौजूद थी, तो शेख रशीद कौन होता है कि
वो इन कैमरा सेशन को ऐसे ओपन कर दे और उसके अंदर क्या डिस्कशन हुई, क्या बातें हुई, उस पर बात करना शुरू करें। फिर ISPR इदारा मौजूद है, अगर वो आर्मी को कोई चीजें करनी है तो उनका अपना इदारा मौजूद है। मैं तो नहीं चाहता कि शेख रशीद कहे या और कोई कहे कि इस मामले को डिस्कस ही करना चाहिए कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई कि नहीं हुई। आर्मी चीफ हमारे पाकिस्तान की आर्मी के वो चीफ है, उनसे अगर किसी की मुलाकात हो गई तो उसमें डिस्कशन की कौन सी बातें हैं। अब क्या शेख रशीद ये कह रहे हैं कि भाई ये सब लोगों के लिए आर्मी चीफ जो है वो मैनेज कर रहे हैं या वो लॉबिंग कर रहे हैं? ये अजीब सी, मुझे तो बहुत अजीब लगता है कि आर्मी चीफ से मुलाकात करना या आर्मी चीफ अगर किसी ब्रीफिंग में नेशनल लीडरशिप को कोई ब्रीफिंग देते हैं तो उसको इश्यू बनाना ये मुनासिब ही नहीं है। हमारे इदारे हैं, हमारे अपने अफसरान हैं, हमारे अपने फौजी हैं, उनके सरबराहान हैं, उनके अगर नेशनल लेवल की लीडरशिप पे मुलाकातें होती हैं तो कोई डिस्कशन का मामला नहीं है, ये रूटीन का मैटर होना चाहिए। सिक्योरिटी मामला पे पूरी कौम को एतमाद में लेना, फिर अगले प्लान्स क्या हैं उन पे बात करना, उनको बताना, ये यकीनन होना चाहिए। उनका ये पॉइंट तो ठीक है ना, बनाना चाहिए। उनका ये पॉइंट तो ठीक है ना कि एक तरफ आप लोग जाके रिलीफ मांगे या मुलाकात करें, दूसरी जानिब आके अपने एजेंडे के अंदर उनके खिलाफ हर्जा सराई करें, ये दोनों चीजें पैरेलल तो नहीं जा सकती। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी पे ब्रीफिंग लेना वो अलग बात है, अगर कोई रोल उनका है उस पर बात अगर होती है वो अलग चीज है। ये नहीं है कि हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, कि हमारी जो लीडरशिप है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खुदा न खास्ता एक पार्टी है और आर्मी चीफ या आर्मी जो है वो दूसरी पार्टी है। ये ऐसा नहीं है। हाँ, ये रहा है कि किसी न किसी जनरल ने डिक्टेटरशिप के रोल में वो रहा है, उसने मार्शल लागू किया है, इसलिए वो रोल उनके जो वो रोल है उस पर डिस्कशन होती रही हैं। उसके बाद जो उनके मुख्तलिफ किस्म के जो बयानात आते रहे या कहीं पे इन्वॉल्वमेंट नजर आती है तो उस पर बात होती है। तो उसका मकसद नहीं है कि हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, एक दूसरे से मुलाकातें नहीं कर सकते, नेशनल इश्यूज पे एक दूसरे से को ब्रीफ नहीं कर सकते, एक दूसरे को एतमाद में नहीं ले सकते, डिनाई तो ना करें। नहीं, कोई भी नहीं, ये मकसद कोई डिनाई नहीं कर रहा। चीफ अगर सेनेट में आकर बात की थी जब रजा रब्बानी चेयरमैन थे तो वो कोई आर्मी के लिए कोई ये था कि भाई वो कैसे पॉलिटिकल लोगों को और कैसे, ठीक है, पार्लियामेंट आपका पॉइंट आ गया। राणा साहब, आपने कहा कि आइंदा मुलाकातें होना चाहिए, मैं आपको पढ़ के सुनाया। एक मिनट, ठीक है ज्ञानचंद साहब, एलानिया होंगी तो वही ना कि पहले गैर एलानिया हो गई तो फिर शीन तो अपना रास्ता इख्तियार कर चुकी है, नून अब आके ओवरटेक कर रही है। ख्याल है ये मेरा ख्याल मुस्लिम लीग से तलक तो मेरा है, आप मेरे भाई हैं, करें मैंने आपकी तारीफ की। अच्छा, मेरी तारीफ करके अब चाहते मैं भी तारीफ करूं। पे तो मैंने पढ़ी थी पहली क्लास में। अब दोबारा मुझे तो आप कम से कम मेहरबानी फरमाएं, मैं अर्ज किए देता हूं, आप जरा मेहरबानी फरमा कर सुने। मुस्लिम लीग का लीडर और कायद का नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और सदर है पार्टी के मियां शहबाज शरीफ साहब। मरियम बीबी मरकज के नायब सदर हैं, उसी तरह हमजा शहबाज साहब नायब सदर हैं, और जो मुलाकात और शाहद इकबाल शाहद खाकान अब्बासी साहब SVP हैं, ख्वाजा आसफ जो हैं पार्लियामेंट लीडर हैं, और मियां शहबाज शरीफ का भी लीडर मियां नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ का लीडर मियां नवाज शरीफ, मरियम बीबी के लीडर वो है और मेरे लीडर भी वो हैं। ये बात तो मैं समझता हूं 1997 में भी कुछ लोगों का ख्वाब खरगोश का मजा लेने के ख्वाब चिकना चूर हो गए और वो उस वक्त से ये बात सुनने के मुंतजर थे तो सुन नहीं सके। ये जब मियां नवाज शरीफ साहब को जला वतन किया गया था उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब को कहा गया था कि आप पर तो केस नहीं है, आपको तो सजा नहीं हुई, आप इधर रहें। बहुत सी आफरें हुई जिसका जिक्र मियां शहबाज शरीफ साहब और कुछ कालम नगार भी कर चुके हैं। अब अर्ज ये है, तमाम अदारे हमारे लिए काबिल एहतराम, लेकिन यह कहना कि फौज किसी पार्टी की नहीं, फौज 22 करोड़ आवाम की है और पाकिस्तान की फौज है और दुनिया में नंबर 1 फौज है पाकिस्तान की। अब यह कहना
जब एस्टेब्लिशमेंट का नाम 20 आएगा। सितंबर को नवाज शरीफ को भी बता देना था ना जब वो खिलाफ ये नवाज शरीफ साहब को पता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब अल्लाह ताला की रहमत से पाकिस्तान के वाहिद शख्स हैं जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार का आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री होते हैं। ये आज का जो चीफ एग्जीक्यूटिव की सीट पर इमरान खान न्याजी साहब है, उनको पता चलता है कि मेरा मिनिस्टर फाइनेंस कौन भर्ती हो गया। मेरा फाइनेंस मिनिस्टर शेख हफीज कौन है, जो काबली में था, फिर पार्टी का मिनिस्टर फाइनेंस था, फिर पार्टी का दौर बड़ा करप्ट था, लेकिन शेख हफीज साहब माशाल्लाह भूले हुए हैं। फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो चुकी है एपीसी पर। मैं एक ब्रेक लेता हूं, पर अमल होगा। राना साहब ब्रेक लेने दें, ब्रेक लेता हूं। फिर मौलाना फजल रहमान के हवाले से है कि उनका दस्ते राज यानी राइट हैंड उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और मौलाना कहते हैं मैंने तो कोई नोटिस मिला नहीं। अब उन्हें नोटिस नहीं मिला, गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान के नुमाइंदे से हम बात करने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। सीमा साहिबा, मैंने आपकी तरफ आना था लेकिन ज्ञानचंद साहब मुझे आपकी याद आ गई, क्योंकि शेख रशीद साहब ने कहा कि एक तो पीपल्स पार्टी सिंध से कभी इस्तीफा नहीं देगी, फजल रहमान को मुंह की खाना पड़ेगी। इन्होंने ना तो इस्तीफा देना है और ना ही ये धरना देंगे और ना ही अदम एतमाद लाएंगे। दे दें इस्तीफा, पहले इस्तीफा दे देते, असम्बलियां तोड़ देते, 16 तारीख को हम इलेक्शन करवा देते। आज इस्तीफा दें, सवेरे इलेक्शन हो जाते। इत्थे रखो हेलो जी ज्ञानचंद साहब, आवाज नहीं आ रही, असम्बलियां तोड़ने की आवाज नहीं जाएगी आपको, समझता हूं कि शेख रशीद को ये तोड़ने की आवाज नहीं जाएगी आपको। मैं शेख रशीद की बात पे ये कहूंगा कि शेख रशीद को चाहिए कि रेलवे में कितने हादसा है उस पर बात करें, रेलवे के क्या लॉसेस हो रहे हैं उस पर बात करें, रेलवे में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो क्या। 2 साल में इन्होंने रेलवे की तबाही कैसे मचाई है, और रेलवे मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, जो पटड़ी पे थी उसको कैसे किया है, मैं उनके साथ ये भी एग्री करता हूँ। आप अपनी सिंध छोड़ेंगे, काम छुड़ा रहे। तो ये पूरी पीटीआई गवर्नमेंट और उसका ये रहा है कि आप किसी बात पे बात नहीं करो और कोई ना कोई ऐसा इशू फेंक दो जिसपे डिस्कशन होती रहे। पीपल्स पार्टी ने जो भी फैसला किया उस पर अमल होगा, डगे की चोट पे करेंगे। पीपल्स पार्टी का मैंडेट है, जब तक पूरी अपोजिशन फैसला करेगी तो उसके मुताबिक फैसला होगा। और अगर इनमें हिम्मत है तो आप चाहते हैं असम्बलियां टूटे, वैसे जाती तौर पर मुझे आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनली बने हुए इदारे हैं उस पे इसके ऐसे शेख रशीद जैसे छोड़ देते हैं बातें, ये कोई मुनासिब बात नहीं। उन्होंने चैलेंज किया आपको, उन्होंने कहा आज असम्बलियां तोड़ो, सुबह इलेक्शन करवा देंगे, रेलवे की तबाही तोड़ दो, राइट टाइम है, तोड़ दो असम्बलियां, इलेक्शन हो जाएंगे, शफाफ इलेक्शन होता है। जो हमें कहेगा हमारे अपोजिशन पार्टीज का आपस में एक मूवमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म बना है, वहां पे सब अपोजिशन पार्टी जो भी फैसला करेंगी वो फैसला अनाउंस होगा और उनको भी पता हो पड़ेगा कि कैसे होता है। एक मीटिंग हुई है तो उनको मिर्ची लग गई है, ये बड़े परेशान हो गए। क्यों लगती है जी आपको मिर्ची? आप लोगों ने भी इस्तीफे दिए थे, चलें नून लीग ने तो आप एक्सेप्ट नहीं किए थे, नून लीग नहीं स्पीकर कहना चाहिए, वो न्यूट्रल होता है सो कॉल्ड, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए थे, आप दोबारा पार्लियामेंट में आ गए थे। अच्छा, तो अब आप क्यों कहते हैं ये इस्तीफे दे दें? भैया आप लोगों ने तो भी नहीं दिए थे ना, बस मेरी बात सुनिए, हमने खान साहब ने हम सबके इस्तीफे पार्लियामेंटेरियन के रख के जेब में डाले हुए थे, ये ना कहीं आप, हमारे इस्तीफे बिल्कुल तैयार थे। और उसके बाद ये है कि हाई कोर्ट की तरफ से जब ये आ गया था कि हम 4 हल्के खोलेंगे, तो फिर ये केस ही वाइंड अप हो गया था। मुझे जी बिल्कुल सच है इसमें। क्या हमारा धरना कब बंद हुआ था? जब ये एपीसी का वाकया हुआ था तो उसके बाद जी, और उसके बाद कोर्ट ने यही बात की थी ना कि 4, हमारी डिमांड क्या थी? हमारी डिमांड ये थी कि 4 हल्के खोले जाएं। हमारा तो एक मकसद था पीछे तहरीक के, और उसके बाद इलेक्शन हुए और आप सब हार गए। बिल्कुल नहीं, देखें वो और बात है, दैट इज समथिंग एल्स। हमारी डिमांड थी कि रिकाउंटिंग कीजिए, जो कि नहीं की जा रही थी। अच्छा, ये कराची का मुझे बात करें, ये आप रिजाइन की बात कर रहे हैं, आज की खबर मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर ऐसे करते हैं, एक मिनट मुझे बात तो पूरी करें, वकास साहब थोड़ा सा टाइम तो देना। 100 अरब की करप्शन में 3 साबिक आईजी समेत 128 अफराद शामिल हैं। ये आज की सिंध की जो करप्शन मैं आपको बता रही हूँ, ये आज का वाकया है, ये आज ठीक है ना, मैं बता तो रही हूँ, उन्हीं को ही बता रही हूँ, सुन रहे हैं। तो मुझे बताएं कि जब इतने मजे इन्होंने इक्तदार के भी लूटे, पैसे के भी लूटे, मनी लॉन्ड्रिंग की,
तो वो क्यों छोड़ेंगे? किसी का दिमाग खराब है, इतना पैसा जेब में आ रहा हो, किसको बुरा लगता है? और फिर ये कि सारे के सारा आवा ही आवा उसमें, मतलब आपको पता है कि जो बेनामी अकाउंट थे वो इसके अलावा है, जो सिंध हाउस बिल्डिंग का केस था वो अलहदा है, तो ये क्यों छोड़ेंगे? मुझे बताएं, वो बात शेख रशीद ने बिल्कुल ठीक की है, ये ड्रॉप करें ना अपने सारे इस्तीफे, क्यों नहीं करते? मैं वाकई इस बात को मैं भी कहती हूँ कि मेरा ख्याल है कि इलेक्शन बिल्कुल तैयार होंगे आपके लिए, तो आप करवाएं। ये तो इसमें बहुत कोई नेगेटिव बात नहीं है, तो इनके लिए भी है, ये भी देना रिजाइन। एक बात है, ये शेख रशीद ने बयान दिया है, ये वजीर आज़म इमरान खान ने बेशक ना दिया, अपनी पार्टी के बिहाफ पर बताएं, उनके बिहाफ पर। मैं आपको बता रही हूँ कि ये जेन्युइन बात है। ये मौलाना फजलुर रहमान ने कौन सी सीटें ले ली हैं, मुझे बताएं, उनके पास क्या सीट है? तो एक चीज जो आप इतना अपने आप को फन्ने खां समझते हैं, और जब इलेक्शन होता है तो आपका कट्टा चट्टा खुल जाता है, जब फेयर तरीके से होता है, तो फिर आप ये कैसे इस तरह की बड़के मारते हैं कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम मुल्क को तहस नहस कर देंगे? आए ना, एपीसी की है ना आपने, करें धरने, लाएं हमारे जैसी जुर्रत, इकट्ठा करें तमाम जमातों को और दिखाएं सड़कों पे। मैं आपको लेलानी ये चैलेंज करती हूँ, मैं देखती हूँ कि कितनी स्ट्रीट पावर है आपके पास, कितने लोग शाम को आपके धरने में आके वो कह रहे हैं मौलाना साहब ट्रेन कराओ। बिलावल साहब ने 400-400 रुपए देके तो वो ट्रेन मार्च जो करवाया था, किधर गया? वो आपके साथ एक बंदा नहीं था आपके पास। छोड़ो, वो कह रहे हैं मौलाना साहब धरने जलसे की बात छोड़ें, अगर नैब ने बुलाया 30 लाख लोग जाएंगे। अब राना साहब आप जवाब मेरी अच्छा अर्ज ये है, मैं समझता हूं कि हुकूमत जिसके पास होती ना, असल हुकूमत, उसका दिल भी बहुत बड़ा होता है। असल हुकूमत, हाँ, जो वोट का तकद्दस और एहतराम होता है। आप देखें ना, जब मियां नवाज साहब 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो 2 इशू थे, एनर्जी क्राइसिस और दहशतगर्दी, और एपीसी बुलाई, और खान साहब की दावत पर, उनकी ख्वाहिश पर बनी गाला मियां साहब खुद गए, और वहां फिर जो सड़क का था जरा अछाड़ बछाड़ सीधी करनी थी वो भी करवाई गई थी। इशू ये है कि आज इमरान साहब 1973 के आइन की बिल्कुल तज़हीक भी कर रहे हैं और वायलेशन भी कर रहे हैं। जहां पर अपोजिशन लीडर होता है उसके साथ ही मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर की सीट आमने सामने होती है। ये हमने नहीं रखी, ये आइन देता है। 51% वाला गवर्नमेंट में होता है और 49 वाला अपोजिशन में होता है, लेकिन वोट उसके पास होता है। अगर 1973 का आइन बना था तो उस वक्त भी हुकूमत थी, अपोजिशन थी, लेकिन ये वाहिद हुकूमत है जो आइन की खुल्लम खुल्ला वायलेशन कर रही है, और जिसका नतीजा ये है कि खान साहब फिर सुना है, पता चला है कि फिर यूएनओ में गए हैं, पिछले साल गए थे खुशखबरी देने, गए नहीं है, खिताब करेंगे भाई, खिताब करेंगे ना, यूएनओ में खिताब करेंगे, जाएंगे तो खिताब करेंगे ना। और जो कश्मीर का केस है, वकास मुझे बता दे कहां पे है? 72 साल में तो जुर्त ना हुई इंडिया को कि वो कश्मीर की तरफ आंख देखे, और वहां पर मैं समझता हूं 1 साल और कुछ दिन हो चुके हैं कब्जा किए हुए, और हम सोए हुए हैं। फिर मैं अर्ज करूंगा कि बात होती है नैब की। खान साहब, नैब हेलीकॉप्टर का आपका जो केस है वो खत्म नहीं हुआ, अगर खत्म हुआ तो नहीं, बंद हो चुका हुआ, पढ़ लें। और मालम जब्बे वाला केस जो है वो परवेज खड़क पर खत्म नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और जहांगीर तरीन साहब पर भी जो मैं समझता हूं कि वो जो पनामा में उनका नाम था ऑफशोर कंपनी में, और आपकी कंपनी थी 356 कंपनियां कहां है? फिर फॉरेन फंडेड केस खान साहब, वो आपके ऐसे बाबर आपकी पार्टी के हैं, असाब दे देना, क्यों नहीं देते? कैसे पैसा आता था, कैसे जाता था? और फिर बात करूंगा, आज नैब जो शबाशी साहब की पेशी थी, मैं ऑपोजिशन से आपके लिए इंफॉर्मेशन देता हूं। शबाशी साहब को 5 अक्टूबर 2018 को गिरफ्तार किया गया और 23 अक्टूबर को असासा जात में गिरफ्तारी डाली गई। 5 महीने रहे और पानी में बुलाकर, साफ पानी में आशियाना में गिरफ्तार करते हैं, और अब रेफरेंस अगर बन चुका है, जब जुर्म लग चुका है तो गिरफ्तारी नहीं बनती। गिरफ्तारी ये जिद है जो बनी गला में लिस्ट बनाई गई है। शाद खकान अब्बासी को गिरफ्तार करना है, इकबाल को गिरफ्तार करना, राणा सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करना है, और हमजा शबाशी साहब गिरफ्तार है। मेडिसिन का गिफ्ट 262% खान साहब ने गरीब के लिए आई मेडिसिन महंगी कर दी। आटा नहीं मिल रहा, 80 रुपए किलो आटा हो गया। खान साहब गरीब जाए तो जाए कहां पे? यार राणा साहब, जरा ज्ञानचंद साहब ठीक है, ज्ञानचंद साहब यार ये नैब से तो बड़े गिले हैं, मुस्लिम लीग नून की सारी क्यादत नैब 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 नैब, आप लोगों के भी नैब के ऊपर है। ये खबर आ जाइए, ये आप भी सेनेटर हैं, आपको तो बेहतरीन तरीके से पता होगा
कि जी कौमी असम्बली में 3 अहम बिल्स पर गौर मुलतवी कर दिया। साथ ही अपोजिशन अरकान ने यह ऐलान करके मुतअद्दिद अफराद को हैरान कर दिया कि वह हुकूमत का कौमी एहतसाब दूसरा तरमीमी बिल ऐसे ही मंजूर करवाने को तैयार है जिस तरह हुकूमत ने पेश किया था। जो प्रपोज अमेंडमेंट आप लोगों ने दी थी, आप उससे दस्तबरदार हो गए हैं, ये ठीक है? बता दें आप। फिर गिले कैसे यार? मैं सही बताऊं, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये बात किसने किया कैसे किया, लेकिन अगर वो काबिल कबूल बिल होगा अपोजिशन को, तो अपोजिशन मीडिया वालों की तरह नहीं करेगी। और उसको पहले भी कानून पास हुए, अब भी कानून पास करने में कोई वो मुल्क के कानून बदलना ये पार्लियामेंट का काम है। हम चाहते हैं पार्लियामेंट फंक्शनल हो। नहीं, मुझे तो ये था ना कि अपोजिशन तो नैब को खत्म करने जा रही है, अब हुकूमत जो तरमीम लेके आ रही है उसी पे रजामंदी, यानी लेना घोड़ा है, चलो गधा मिल गया, ठीक है, काम चला लेंगे। नहीं, तो FATF पे जो बिल हमने पास किए थे, तरमीम के साथ किए थे, वो क्या हुकूमत नहीं लेके आई थी? बाकी जो बिल बच्चों के लिए वो था और औरतों के लिए था, वो बिल कोई हुकूमत नहीं लेके आई थी। ये जनरल नेशनल इश्यूज जो है उसपे अपोजिशन और गवर्नमेंट की बात नहीं होती है, और कम से कम हमारी पार्टी जो है वो नहीं करती है। उसपे कोई ये बात नहीं है कि हुकूमत लाती है, अगर अच्छा काम कोई करती है तो पहले दिन हमने कहा था ना, बस मुश्किल ये है कि उन्होंने अच्छा काम किया नहीं है। ये वो जो भी वायदे किए थे उनसे ये फिर गए। अगर ये कोई काम करने जा रहे हैं और APC के बाद किसी प्रेशर में वो अच्छा सा कोई कानून लेके आएंगे तो हम वेलकम करेंगे, लेकिन उस कानून साजी से का मकसद ये नहीं है कि वो आटा सस्ता हो गया, ये नहीं है कि चीनी चोर जो है वो पकड़े गए, वो जो अलीमा बाजी अरबों रुपए की सिलाई मशीनों से लिखतें बनाई है वो केस ठंडे हो गए, आलम जुबा का वो केस खत्म हो गया। ये तो बात ये है कि आप लोगों को रिलीफ दे, लोगों के तो जीना तंग करके रखा है, इसलिए अपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा होना पड़ा और इनको रास्ता दिखाने के लिए ये जरूरी था। और अपोजिशन पार्टीज ने ऐलान करके रखा है कि हमारे जदोजहद का ये तरीका है और वो अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा, तब इनको पता चलेगा कि स्टेट पावर होता क्या है। हम किसी के इशारे पे नहीं है, लोगों के इलेक्टेड लोग हैं, सिलेक्टेड नहीं है। अगर सिलेक्टेड परफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो वो सिलेक्टर्स को भी पता चल सकता है कि ये नहीं परफॉर्म कर सकते। यार ये मुझे ना सेनेटर साहब, ये मुझे नहीं आज तक समझ आई कि 2018 में जहां जहां आप लोग जीते वो इलेक्टेड हो गया, जहां जहां PTI जीती वो सिलेक्टेड हो गया। यार इसको क्लैरिफाई करें। मैं क्लियर कहता हूं कि वो इलेक्शन मैनेज था। वहां पे जहां पे 5000 का तक डिफरेंस था, वहां पे धांधली कर दी गई। पहले तो इलेक्शन 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक ऐलान हो जाते थे। लयारी क्राफ्ट जहाँ से बिलावल भुट्टो खड़े थे, 2 दिन तक अनाउंस नहीं हो सका। ये कौन सी बात, लाड़काना में अनाउंस नहीं कर रहे थे बिलावल भुट्टो साहब की सीट का। बाकी पूरे मुल्क में इस तरह से हुआ है। पहले तो ये था कि 5 बजे तक 5:30 बजे तक अनाउंसमेंट हो जाती थी। हाउ इट इज पॉसिबल? वकास साहब, मैं खुद पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं खुद ये सारी इंचार्ज रही हूँ इलेक्शन सेल्स में बहुत सारे हल्कों की। आप बिलीव करें, हमें काउंटिंग आते आते रात के 3 बज गए थे। हमारे पास डाटा ही कलेक्ट नहीं हो पाता था, कभी किसी यूसी का रह जाता था, कभी किसी का। वो कैसा इलेक्शन, मुझे तो खुद समझ नहीं आती कि जिसको आप। लेकिन इस इलेक्शन में RTS सिस्टम तो बंद हुआ ना, ये तो माने ना। देखें, बहुत सारे प्रॉब्लम नो डाउट के हुए, हाँ। लेकिन वो ये था कि था क्लियर, बिकॉज डाटा हमने मैनुअल भी इकट्ठा किया, कुछ पे हमारा इलेक्टोरल सिस्टम था, थम्स के साथ हुआ। हमारी तो डिमांड ये थी इलेक्शन कमीशन से कि तमाम हलकों पर वही इलेक्शन उसी सिस्टम पे लाया जाए, बट उनका कहना था कि जी हमारे पास मशीन्स कम है तो वो पॉसिबल नहीं है। बट ये है कि ये जरूरी था। आप जिस तरह से भी आए, हमने तो कबूल किया ना, आपने परफॉर्म किया वो तो बताओ ना। नहीं तो बात वकास की बिल्कुल ठीक है कि आप लोग अपने इलेक्शन की दफा नहीं, अब कहते हैं वो मैनेज था। अब देखो ना फिक्र कैसे चेंज किया है कि हमारी दफा सिलेक्शन थी। अच्छा, आपकी दफा वो इलेक्शन था और जब वकास ने आपको दोबारा टांटा तो आपने कहा मैनेज किया गया था, यानी आपने फिक्रों को थोड़ा सा मेकअप डाल दिया, मेकअप कर दिया ना उन्होंने फिर। अच्छा, मैं आपको सवाल ये वो उनका सही है कि ठीक है आपका इलेक्शन हो गया, चले ये मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले जी जो जनरल इलेक्शन हुआ ना वो 1970, 1988, 1990, 1993, 96, 2008 ये एक इलेक्शन था जिसमें नॉन कंट्रोवर्शियल हुआ कि ये कंट्रोवर्शियल नहीं रहा। 2013, 2018 सारे ये जितने भी इलेक्शंस हैं हर एक इलेक्शन के ऊपर कंट्रोवर्सी रही है, बाद में सवालिया निशान उठते हैं।
अभी क्या इस हवाले से दो सालों के अंदर आप लोगों ने, क्योंकि 2013 से आप लोगों ने नारा लगाया था कि इलेक्शन हाईजैक होते हैं, मामलात खराब होते हैं, 2 सालों में क्या किया आपने आइंदा आने वाले इलेक्शन अगर होते हैं 2023? मैं समझती हूँ कि इसमें वेरी सॉरी टू से बट ये कि हमारी थोड़ी सी अभी तक नाकामी है। हम इलेक्शन में वो रिफॉर्म्स नहीं ला सके जिसकी मैं समझती थी कि जरूरत है। अभी रिसेंटली जो हमारे कारदार नहीं बनना आपने। नहीं, मैं देखें, मैं हमेशा से बोल रही हूँ, अगर किसी चीज में मैं समझती हूँ कि हमारी नेग्लिजेंसी है तो मैं जरूर पॉइंट आउट करूंगी। मुझे तो नैब से भी शिकायत है। ये कैसा नैब है जो पिछले 3-4 साल हो गए हैं और केस घिसटते चले आ रहे हैं? क्यों नहीं फैसले होते? फौरी तौर पर फैसला होता? बीआरटी का क्यों नहीं फैसला होता? मैं एग्री हूँ। हेलीकॉप्टर का क्यों नहीं फैसला होता? देखिए, मैं एग्री हूँ। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी। एक मिनट जेल में डालने, एक मिनट, सीएम पंजाब को जेल में डालने, क्यों नहीं डालते? मेरी एक बात का जवाब दें। जब आपसे बात होती है तो आप कहते हैं जी केसेस फारिग कर दिए कि हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया गया, इनके केस फारिग हो गए। अभी आप ही का कहना और इनका ही कहना था जी केसेस तो चल रहे हैं, तो फिर कैसे ये बयान? तो ये नहीं, मुझे तो इनके बयानात की समझ नहीं आती कि एक इश्तिहारी लीडर को डिफेंड करने के लिए कैसे कैसे बयानात बदलते हैं। कभी किसी डिपार्टमेंट पे गन डालते हैं, कभी किसी डिपार्टमेंट पे गन डालते हैं। अपने गिरबान में जंग के ये नैब इनके अपने अपॉइंट किए हुए हैं, ये डायरेक्टर, चेयरमैन इनके हैं और ये केसेस भी इनके दौर में है। ये पीटीए वालों के एक बिग बॉस हुआ करते थे और वो थे जिसके रेफरेंडम के चीफ पोलिंग एजेंट भी इमरान खान साहब इंचार्ज थे। उसका नाम है परवेज मुशर्रफ। अवामी वो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह का नाम है परवेज मुशर्रफ साहब। अच्छा। और जब उनका रेफरेंडम हुआ था तो खान साहब उसके इंचार्ज थे। और इशू ये है कि आज हम बात करते हैं जमहूरियत की। हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी बनाई जिसके तमाम पार्टीज के मेंबर थे, 3 लोग नजर आता है। और इलेक्शन रिफॉर्म जो लाए उसके बाद जब 25 जुलाई का दिन आया 2018 का तो आरटीएस सिस्टम को अब्दी नींद सुला दिया गया। आज तक नहीं एक्सपोज किया कि उसको कौन सा लोड था, उसने बाल पी थी, उसने खजाना खास्ता कोई नई चीज शहरियार अफरीदी साहब ने को गिफ्ट किया था, वो आज तक नहीं उसकी रिपोर्ट आई। ये है सिस्टम। अब मैं अर्ज किए देता हूं कि खान साहब फरमाते हैं इनकलाब नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। आज देखने के जब फर्दे जुर्म लग जाती है, आप जरा प्लीज, जब फर्दे जुर्म लगता है तो फिर गिरफ्तारी नहीं होती। जब मुलजम जा रहा होता है कोर्ट में और शबाशी साहब पेशियों पर जा रहे हैं, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है तो सीसी के लाहौर भी भर्ती कर लिया और कहा गया कि पकड़ना है। देखना नैब में मियां हमदा शबाशी साहब गिरफ्तार है, कोई फैसला नहीं आया। बता दें कितनी किसी केस से कोई स्कैंडल, कोई गवर्नमेंट का मेगा प्रोजेक्ट, कोई कमीशन, कुछ चीज हमें बताया ना कि ये किया। अब जाती कारोबार जो घर का है वो कहना जी वो ईंट दादा साहब ने ली थी, वो भट्ठा कहां पे है, वो सीमेंट कहां से आया, हमने उसके भी जिम्मेदार हैं। मरियम बीबी को नैब ऑफिस बुलाया गया और वहां पर उनके ऊपर हमला किया गया, गाड़ी पर सारा ड्रामा हमला किया गया। फिर बाद में 1 महीने बाद 780 लगा दी। वो मैं भी वहां मौके पर था। मुझे बता तो दे कि पॉलिटिकल वर्कर के हाथ में कोई हैंड ग्रेनेड होता है। इमरान खान साहब ने तो 500 मुजाहरे किए और वहां उन्होंने तो पार्लियामेंट पर हमला किया, पीटीए पर। हमने तो उन पर 780 नहीं लगाई, 780 लगाकर अब FIA और एंटी करप्शन के जरिए हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज MPA MNA को घेरा तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। और जो खान साहब बोल रहे हैं, मैं समझता हूं ये जमहूरियत के लिए कातिल भी है। जो कल शबाशी साहब ने बात की थी, हमें सियासत में दुश्मनी पे नहीं आना चाहिए, लेकिन खान साहब तो दुश्मनी पर आए हुए हैं। गरीब आवाम का जीना राम, आटा नहीं मिल रहा, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, और आज मेडिसिन फिर महंगी पर हमला किया। सर आपने नारो नहीं मिलेगा आपको। ज्ञानचंद साहब यार लास्ट में बता दें कब तक हुकूमत गिराने जा रहे हैं? बस हाँ जी, वन लाइनर। हमारा टारगेट हुकूमत गिराने का पहले दिन होता तो उस तरह के फैसले करते। हम चाहते थे कि ये जिस तरह से भी आ चुके हैं ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये चले और देखें, कौम भी देखे इन्होंने जो वायदे किए वो कैसे पूरे करते हैं। इन्होंने कोई वायदा पूरा नहीं किया। हर जगह पे आप ही कर दें कोई पूरा वादा, गिरा दें हुकूमत। यू टर्न्स लिए हैं
तो हाँ, एक बात इमरान खान की मैं इस पे मेरी बात अच्छा काम किया है। कम से कम नवाज शरीफ की जो तकरीर चली उसकी उसने ओनरशिप दी के मैंने इजाजत दी है, वरना इनको पता तो टीवी चैनल से चलता है, जैसे डॉलर महंगा हो गया तो उनको टीवी मतलब आपने नहीं जवाब देना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज्ञानचंद साहब, बहुत शुक्रिया सीमा साहबा, बहुत शुक्रिया राणा साहब। आप जरा थोड़ा सा ना पानी पी के बोला करें। पानी मैंने पिया है, मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ एंड पे कि आपने कौमी इश्यूज पर किया, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब या गवर्नमेंट को चाहिए ठंडे रहा ये करो। सोचे। मैं तो ठंडा हूँ, ठंडा आप पूरे मुल्क को ठंडा आपने कर दिया ना। अल्लाह हाफिज।